हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन को स्टडी करेंगे और एटमॉस्फेयर के लेयर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वायुमंडल की संरचना संगठन हम पढ़ चुके थे, हमें पढ़ना है कंपोजिशन, और ये कंपोजिशन किस फॉर्म में है। जब भी एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन की फॉर्म करेंगे हम, तो एटमॉस्फेयर ये है अर्थ, और इस अर्थ के चारों तरफ लेयर्स हैं, और ये लेयर्स किसकी हैं? ये लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेरिक लेयर्स। अब ये एटमॉस्फेरिक लेयर्स जो हैं, ये अलग अलग नेचर की हैं, ऑफ डिफरेंट नेचर। तो मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन आएगा तो कैसा क्वेश्चन है? मल्टीपल स्टेटमेंट में है कि पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, और ये वायुमंडल विभिन्न परतों का है, लेयर्स का है। लेयर्स में क्यों डिवाइड है? क्योंकि हर एक परत की अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, अलग अलग विशेषताएं हैं। ठीक, देखते हैं हम कि इस अर्थ के चारों तरफ की लेयर्स कौन कौन सी हैं। एक स्मॉल सा फिगर है, जैसे यहां पे ये है अर्थ सरफेस, ये अर्थ है, पृथ्वी। अब जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक लेयर्स कैसे बनेंगी, इस बात को हम स्टडी करते हैं। पहली लेयर जो अर्थ से ठीक ऊपर औसत रूप से 12 किलोमीटर की ऊंचाई की है। कितनी ऊंचाई की? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर की औसत वाली ये जो लेयर है, इस लेयर को हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल। ये पहली लेयर है। ठीक, इस लेयर को सबसे पहले आइडेंटिफाई किसने किया? टिरेंज डी बोर्ट। ठीक, सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया? टिरेंज डी बोर्ट ने। बोर्ट ने सबसे पहले पहचाना या आइडेंटिफाई किया? पहचाना तथा नाम दिया। इस पूरे लेयर की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सभी वायुमंडलीय विक्षोभ, यानी जितना भी एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस है, यही होता है। अब वायुमंडलीय विक्षोभ में कौन है? वर्षा, बादल, तूफान या चक्रवात, ये सब कहां होगा? ये सब इसी लेयर में होगा और कहीं नहीं होता है। ट्रोपोज एक ग्रीक वर्ड है। जो वर्ड है ट्रोपोज, वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है विक्षोभ। इस लेयर में एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, तापमान कम होता है। ऊपर जाने पर तापमान कम हो जाता है। क्या कहेंगे इसे? इसे कहते हैं नॉर्मल लैप्स
रेट, और नॉर्मल लैप्स रेट है कितना? 1000 मीटर ऊपर गए तो टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? क्या होगा? कम होगा। कहां हो रहा है ये? क्षोभ मंडल में हो रहा है। जैसे जैसे क्षोभ मंडल में ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने पर तापमान क्या होता है? कम हो जाता है। और किस दर से कम होता है? 1000 मीटर ऊपर गए तो 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं सामान्य ताप पतन दर या नॉर्मल लैप्स रेट। क्लियर? ट्रोपोस्फेयर में सभी वायुमंडलीय विक्षोभ होंगे। इसी स्फेयर की एक और खास बात होती है कि इस स्फेयर में सीजनल और लैटिट्यूडनल ऊंचाइयां अलग अलग होती हैं। यानी इसकी 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर किसमें डिफरेंस है? मौसमी डिफरेंस भी होगा, और कैसा डिफरेंस होगा? अक्षांशीय दोनों। यानी क्षोभ मंडल जो होगा वो ग्रीष्मकाल तथा भूमध्य रेखा पर ऊंचा होगा। गर्मी आएगी और भूमध्य रेखा पर ये कितना होता है? ऊंचा। भूमध्य रेखा पर लगभग ये 17 किलोमीटर है। औसतन कितना है? 12 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर ऊंचा क्यों है? क्योंकि संवहनीय तरंगे यानी कन्वेक्शनल करंट नीचे से ऊपर की ओर चलती हैं और क्षोभ मंडल की ऊंचाई को क्या करती हैं? बढ़ा देती हैं। क्वेश्चन पूछेगा, निम्न कथनों पर विचार करें तो ट्रोपोपॉज यानी क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्मकाल और भूमध्य रेखा पर ऊंची होती है। स्टेटमेंट दे दिया। अब क्या कारण है? क्योंकि भूमध्य रेखा और ग्रीष्मकाल में संवहन तरंगे चलती हैं। संवहन तरंगों का मतलब यह होता है कि जब कोई प्लेस गर्म होता है तो हवाएं नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती हैं, और हवाएं जब नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती हैं तो इसे कहते हैं संवहन तरंगे। संवहन तरंग कैसे चलेंगी? गर्मियों में नीचे से ऊपर की तरफ चलती हैं संवहन तरंगे। तो भूमध्य रेखा की वजह से क्या होता है? जो वायुमंडल है वो खींच कर क्या होता है? ऊपर हो जाता है। वायुमंडल खींच के ऊपर हो जाएगा तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाएगी। और इसके विपरीत क्या होगा? ध्रुवों पर 6 किलोमीटर, ठीक, और शीतकाल में क्या होगा? कम होगा। क्लियर? भाई गर्मियों में ऊंचा होगा और शीतकाल में नीचा होगा। भूमध्य रेखा पर ऊंचा होगा और ध्रुवों पर 6 किलोमीटर नीचा होगा। क्लियर? और औसतन कितना होगा? 12 किलोमीटर। ठीक। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को हम कहते हैं क्षोभ सीमा, जहां पर ये हर तरह की विशेषताएं जो क्षोभ मंडल की थी वो क्या होती हैं? वो सस्पेंड हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। यानी इसे कहेंगे हम ट्रोपोपॉज। ये 1.5 से 2 किलोमीटर का होता है। 1.5 से 2 किलोमीटर की चौड़ाई में ट्रोपोपॉज होगा। इसका मतलब कि सभी प्रकार की जो विशेषताएं क्षोभ मंडल की थी वो क्या होंगी? वो समाप्त हो जाएंगी, सस्पेंड हो जाएंगी। यानी वायुमंडल में ऊपर जाने पर जो तापमान कम होने की नेचर थी, प्रवृत्ति थी, वो क्या होगा? वहां पर सस्पेंड हो जाएगी। ठीक। क्षोभ मंडल में वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का 75% होता है। वायुमंडल में जितना गैसीय द्रव्यमान होगा उसका 75% कहां होता है? क्षोभ मंडल। ठीक। यहां लिख देते हैं 75% ऑफ
एटमॉस्फियरिक गैस मास, यानी एटमॉस्फेयर के जो गैस मास होंगे उसका कितना परसेंट, 75% किसमें होगा, ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोपॉज को सबसे पहले नेपियर शाह ने आइडेंटिफाई किया था। कौन आइडेंटिफाई किया था, नेपियर शाह। तो नेपियर शाह ने ट्रोपोपॉज कहा, नाम दिया, और टिरेंज डी बोर्ट ने क्या किया था, ट्रोपोस्फेयर। क्लियर, ट्रोपोस्फेयर और ट्रोपोपॉज दो अलग अलग बातें हो गई। अब इसके ऊपर, ट्रोपोपॉज के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, कितना, 50 किलोमीटर की ऊंचाई, पहले 12 किलोमीटर था, फिर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ठीक है, अब ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो रीजन है, क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं समताप मंडल, यानी स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर, कितना, 15 से 35 किलोमीटर का जो रीजन है, इसे कहते हैं क्या हम, ओजोन मंडल, ओजोनोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या कहेंगे इसे, ओजोनोस्फेयर, यानी ओजोन मंडल 15 से 35। और मैक्सिमम जो ओजोन लेयर का कॉन्सेंट्रेशन है, ओजोन लेयर का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन वो है 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर। कितना ऊंचाई तक, 20 से 25 किलोमीटर तक। O3, ओजोनोस्फेयर यानी ओजोन कहां पर है, 15 से 35, लेकिन उसका सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहां पर है, 20 से 25। ओजोन लेयर करेगी क्या, ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेजेस हैं, यूवी रेज को क्या करती है, अवशोषित। 98% तक अवशोषित कर लेती है।